टोक्यो में मुनक़िद क्वाड समिट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, क्वाड ने मुख्तसर वक्त में दुनिया के सामने बनाया एक अहम मकाम। क्वाड का दायरा हुआ वसी और मुअस्सिर। पीएम ने कहा, क्वाड सतह पर बाहमी ताउन के साथ एक आज़ाद, खुले और जामे हिंद बहरुल काहिल खित्ते को फ़रोग़ देना क्वाड का मुश्तरका मकसद। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के सरबराहान ममलिकत ने क्वाड समिट में की शिरकत। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा, क्वाड के सामने हैं हिंद बहरुल काहिल खित्ते में अमन व इस्तेहकाम, वबा से निमटने और आबो हवा में तब्दीली के चैलेंजों से निमटने जैसे कई अहम मकाम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने दौरे जापान के दूसरे दिन अमेरिका के सदर जो बाइडेन के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ करेंगे दो तरफ़ा मुलाकात। मीटिंग में आला सतही बातचीत जारी रखने और ताल्लुकात को आगे ले जाने पर होगा तबादला ख्याल। मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने वर्ल्ड हेल्थ मीटिंग के 75वें इजलास से किया खिताब। आलमी अदारे सेहत की तरफ से कोविड-19 के दौरान भारत में होने वाली अमवात के आदाद शुमार पर किया एतराज़। का आलमी अमन और पायदार तरक्की के बगैर आलमी सेहत है नामुमकिन। आसाम में सैलाब से 22 अजला में 7 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर। हालात में अब आ रही है बेहतरी। 90,000 से ज़ायद लोगों ने रियासत के रिलीफ कैंपों में पनाह ली। भारतीय फ़िज़ाइया फ़ौज और NDRF की टीमें इमदादी कामों में मसरूफ़। NDRF ने 1700 से ज़ायद अफराद को बचाया। और IPL के पहले क्वालिफायर मैच में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। जीतने वाली टीम बराह रास्त फाइनल में पहुंचेगी। हारने वाली टीम को फाइनल के लिए एक और मौका मिलेगा। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन के मेंस सिंगल्स के दूसरे राउंड में जगह बना ली। मैड्रिड ओपन जीतने वाले कार्लोस एल्काराज ने भी जीत के साथ किया आगाज। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए सबसे पहले बात करते हैं बुलेटिन में क्वाड ममालिक की मीटिंग से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म के खिताब की। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में मुनक़िदा क्वाड समिट के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तसर वक्त में आलमी सतह पर क्वाड ग्रुप के एक अहम मकाम पर पहुँचने की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि आज क्वाड का दायरा वसी हो गया है और मुअस्सिर हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि क्वाड की सतह पर बाहमी ताउन से एक आज़ाद, खुले और जामे इंडो पैसिफिक रीजन को फ़रोग़ मिल रहा है। योर एक्सेलेंसीज, प्रधानमंत्री किशिदा, प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी और राष्ट्रपति बाइडेन। प्रधानमंत्री किशिदा, आपके शानदार आतिथ्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज टोक्यो में मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी चुनावों में विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शपथ लेने के 24 घंटे के बाद ही आपका हमारे बीच होना क्वाड मित्रता की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। एक्सेलेंसीज, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय
बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने खिताब में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि मुस्तकबिल में क्वाड को अभी बहुत काम करना है। उन्होंने कहा कि खित्ते को पुरअमन और मुस्तहकम रखने, वबाई मर्ज से निमटने और उसके बाद आने वाले मौसमियाती बहरान से निमटने के लिए हमें बहुत से काम करने हैं। We stand for the shared values and the shared vision we all have. You know, shortly before Russia launched its invasion, my administration published our Indo-Pacific strategy to advance a free, open, connected, secure, and resilient Indo-Pacific. So the Quad has a lot of work ahead of us. The fact of the matter is that we have a lot of work to do, keeping this region peaceful and stable, tackling this pandemic and the next one, and addressing the climate crisis as referenced by our new colleague, ensuring that technologies of the future are governed according to our values, But in a short time, we've shown the Quad isn't just a passing fad. We mean business. We're here to get things done for the region, and I'm proud of what we're building together, and I look forward to our vital partnership flourishing and for many years to come. और इससे कबल वज़ीर आज़म मोदी, अमरीकी सदर जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ी और जापान के वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा टोक्यो में क्वाड लीडर्स इजलास के लिए इकट्ठे हुए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के अखबार जापान टाइम्स में भारत और जापान के ताल्लुकात पर एक मजमून लिखा है। अपने मजमून में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि खुसूसी, स्ट्रेटेजिक और आलमी, ये तीन अल्फाज भारत और जापान के दरमियान ताल्लुकात को बयान करते हैं और इनमें से हर एक की बेमिसाल अहमियत है। उन्होंने ये भी लिखा कि दोनों ममालिक सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस तरह के गहरे ताल्लुकात जदीद दौर में भारत और जापान के दरमियान पुख्ता शराकतदारी की मजबूत बुनियाद रखते हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता कुछ बरसों में भारत ने मैन्युफैक्चरिंग, खिदमत, ज़राअत और डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शुरू किया है। भारत में पायदार तब्दीली के लिए जापान एक ज़रूरी शराकतदार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत की रफ्तार और अबूर का जज्बा, जुर्रतमंदाना इस्लाहात और अहम मंसूबों को आसान बनाने का अमल और हौसला अफजाई जापान के लिए एक मुनफरिद मौका होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम एक खुला, आज़ाद और जामे भारत बहरुल कहल की तामीर में ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी ने मज़ीद कहा कि हमारे पास क्वाड जैसे फ्रेमवर्क के साथ तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, पायदारी, सेहत और वैक्सीन जैसे उमूर भी हैं। मार्च में वज़ीर आज़म कशीदा और मैंने कोरोना के बाद एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल दुनिया के लिए भारत जापान खुसूसी स्ट्रेटेजिक आलमी शराकतदारी को मुस्तहकम करने के लिए एक रोड मैप पेश किया था। मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म कशीदा के साथ मुलाकात इस अहम एजेंडे की तकमील की तरफ ठोस पेशरफ्त करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडो पैसिफिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क बराए खुशहाली IPEF का ऐलान हिंद पैसिफिक खित्ते को आलमी इक़्तिसादी तरक्की का इंजन बनाने की इज्तिमाई ख्वाहिश का ऐलान है। उन्होंने टोक्यो में एक तकरीब में शिरकत की ताकि खुशहाली के लिए इंडो पैसिफिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क पर बातचीत शुरू की जा सके। इस तकरीब में अमेरिकी सदर जो बाइडेन और जापानी वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा ने दिगर शराकतदार ममालिक के रहनुमाओं के साथ वर्चुअल मौजूदगी दर्ज कराई।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने क्वाड के मेंबर ममालिक के साथ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की शुरुआत की। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही कोरिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम भी इसका हिस्सा हैं। ये मुल्क कुल मिलाकर आलमी घरेलू मजमूई पैदावार का 40% हिस्से का इश्तराक करते हैं। So starting today with 13 economies, economies that represent diverse sets of perspectives as we work on pursuing our common goals. That's critical because a key to our success will be the framework's emphasis on high standards and inclusivity. This framework should drive a race to the top among the nations of the Indo-Pacific region. And I want to be clear that the framework will be open to others who wish to join in the future if they sign up and meet the goals and work to achieve those goals. मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने कहा कि IPEF भारत बहरुल-काहिल इलाके को आलमी तरक्याती तरक्की का इंजन बनाने की इज्तिमाई ख्वाहिश का ऐलान है। उन्होंने कहा कि भारत तारीखी तौर से भारत एशिया बहरुल-काहिल इलाके में तिजारत को बढ़ावा देने के मरकज पर काम कर रहा है। उन्होंने भारत बहरुल-काहिल इलाके के माशी चैलेंजों से निपटने के लिए मुस्बत हल निकालने की अपील की। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, आर्थिक गतिविधि, वैश्विक व्यापार और निवेश का केंद्र है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ट्रेड प्रवाहों में भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। वजीर आजम ने IPEF के लिए भी मुल्कों के साथ काम करने के भारत के अज़्म का इजहार किया, जो शमूलियत पर मबनी और लचीला दोनों हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ ट्रस्ट, टाइमलीनेस और ट्रांसपेरेंसी को बेहतर सप्लाई चेन का आधार बताया, तो वहीं दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर शांति, समृद्धि और विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई। रेजिलियंट सप्लाई चेन्स के 3 मुख्य आधार होने चाहिए: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलीनेस। मुझे विश्वास है कि यह फ्रेमवर्क इन तीनों स्तंभों को मजबूत करने में सहायक होगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस दौरान एक मुश्तरका बयान जारी किया गया जो IPEF की अहम बातों को सामने रखती है। इसमें कहा गया कि IPEF भारत बहरुल-काहिल इलाके में लचीलापन, इस्तेहकाम, शमूलियत, माशी तरक्की, गैर जानिबदारी और मुसाबकत बढ़ाने के मकसद से मेंबर ममालिक के दरमियान माशी इश्तराक को मजबूत करना चाहता है। भारत एक आज़ाद, खुले और शमूलियत पर मबनी भारत बहरुल-काहिल इलाके के लिए पुरअज़्म है और इसका ख्याल है कि मुसलसल कोशिश अमन और खुशहाली के लिए शराकतदारों के दरमियान माशी ताल्लुकात को गहरा करना निहायत अहम है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य इस बात पर है कि कैसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, टोक्यो। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल टोक्यो में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जापान ने भारत की तरक्की के सफ़र में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि जापान के साथ हमारा रिश्ता बुद्ध का, बौद्ध का, ज्ञान का और ध्यान का है। ये इस्तकबाल है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में। जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें उनके दरमियान आकर अपनायत का एहसास होता है। भारत माता की। जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है, अध्यात्म का है, सहयोग का है, अपनेपन का है, सामर्थ्य का है। ये रिश्ता सम्मान का है और ये रिश्ता विश्व के लिए साझे संकल्प का भी है। जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध का है,
बोध का है, ज्ञान का है। वज़ीर आज़म ने गौतम बुद्ध के अफकार को आज की दुनिया के लिए अहम करार देते हुए कहा कि आज यही वो तरीका है जो दुनिया के हर चैलेंज से निमट सकता है। आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर, उनके बताए रास्ते पर चलने की शायद पहले से ज्यादा जरूरत है। यही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनौती, चाहे वो हिंसा हो, अराजकता हो, आतंकवाद हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन सब से मानवता को बचाने का यही मार्ग है। वज़ीर आज़म ने भारत की सलाहियत का तज़किरा करते हुए कहा कि चैलेंजेस कितने ही बड़े क्यों ना हो, भारत उनका हल जरूर तलाश करता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि किस तरह भारत ने कोरोना के दौर में दुनिया की मदद की। उन्होंने मौसमियाती तब्दीली पर भी बात की और कहा कि मौसमियाती तब्दीली को जापान से बेहतर कोई नहीं जानता। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसके लिए हुकूमत हिंद की तरफ से उठाए गए इक़दाम के बारे में भी आगाह किया। आज क्लाइमेट चेंज विश्व के सामने मौजूद एक महत्वपूर्ण संकट बन गया है। हमने भारत में इस चुनौती को देखा भी और उस चुनौती से स्थायी समाधान के लिए रास्ते भी खोजने की दिशा में हम आगे बढ़े। भारत ने 2070 तक नेट जीरो के लिए कमिट किया है। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे ग्लोबल इनिशिएटिव का भी नेतृत्व किया। वज़ीर आज़म ने भारतीय जमहूरियत की मजबूती के बारे में बात की और कहा कि किस तरह खवातीन मर्दों के मुकाबले इंतखाबात में ज्यादा हिस्सा लेती हैं। उन्होंने आज़ादी के अमृत काल का जिक्र किया और लोगों से अगले 25 वर्षों के लिए भारत के लिए रोड मैप तैयार करने की बात की। भारत में आज सही मायने में पीपल लेड गवर्नेंस काम कर रही है। गवर्नेंस का यही मॉडल डिलीवरी को एफिशिएंट बना रहा है। यही डेमोक्रेसी पर निरंतर मजबूत होते विश्वास का सबसे बड़ा कारण है। आने वाले 25 साल यानी आजादी के 100वें वर्ष तक हिंदुस्तान को हमें कहां पहुंचाना है, आज हिंदुस्तान उस रोड मैप तैयार करने पर लगा हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गैर मुल्की दौरों पर भारतीय बिरादरी के लोगों से जरूर मिलते हैं ताकि वो अपनी जड़ों से मजीद मजबूती से जुड़ सकें। टोक्यो से आर्येंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वाराणसी की जिला अदालत ज्ञानवापी मामले की समाअत के अमल के बारे में आज अपना फैसला सुना सकती है। वो किस समत में समाअत आगे बढ़ाई जाए ताकि इस पर फैसला सुनाएगी। कल दोनों फरीकों ने अदालत के सामने अपनी अपनी दलीलें रखी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वास की अदालत ने ज्ञानवापी कैंपस में मां शरंगा गौरी की यौमिया पूजा अर्चना की इजाज़त देने और दिगर देवी देवताओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत की। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को समाअत के लिए जिला अदालत को सौंपा है। और मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जनेवा में आलमी सेहत मीटिंग के 75वें इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत वाज़ेह तौर पर मानता है कि पायदार तरक्की और आलमी सेहत अमन के बगैर मुमकिन नहीं है। इस मौके पर उन्होंने आलमी अदारे सेहत के ज़रिए कोविड-19 के दौरान भारत में होने वाली अमवात के आदाद शुमार पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से इस अरसे के दौरान भारत में होने वाली तमाम अमवात पर यकीन करना हक़ाइक़ से बालातर है। I would like to express its disappointment over the manner in which the report by WHO on all cause excess mortality was prepared and published, ignoring the concern expressed by India and other countries over the methodology and sources of data
setting aside the country-specific authentic data from the Statutory Authority of India, Central Council of Health and Family Welfare, a constitutional body having a representation of health ministers from all states within India, passed a unanimous resolution asking me to convey their collective disappointment and concern in this regard. और ख़बर कर्नाटक से है। कर्नाटक के हुबली में रात एक अलमनाक हादसे में 7 अफराद की मौत हो गई और 26 ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों के KIMS अस्पताल हुबली में दाखिल कराया गया है। हादसा हुबली धारवाड़ हाईवे पर पास रात के 12:30 बजे से 1 के दरमियान पेश आया। पुलिस ने हुबली नॉर्थ ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की है। तहकीकात अभी जारी है। हादसे में 26 अफराद ज़ख्मी हैं जिनका KIMS अस्पताल हुबली में इलाज जारी है। दिल्ली के लिए नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की तकर्री कर दी गई है। विनय कुमार सक्सेना को अब ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे से अनिल बैजल का इस्तीफ़ानामा कबूल कर लिया है। वाज़ेह रहे कि विनय कुमार सक्सेना अभी तक खादी और देही सनअती कमीशन के सदर थे। आसाम में सैलाब से 22 अजला के 7 लाख से ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं, लेकिन अब वहाँ हालात में बेहतरी आ रही है। रियासत भर में 269 राहत कैंपों में 90,000 से ज़्यादा लोगों ने पनाह ली है। इंतज़ामिया ने 152 राहत तकसीम मराकज़ भी कायम किए हैं। भारतीय फ़िज़ाइया फ़ौज और NDRF के ज़रिए 26,000 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया है। NDRF ने आसाम में 1700 से ज़्यादा लोगों को बचाया है। और नाज़रीन पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और अखबारात के जायज़े में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर। पहली अहम सुर्खी है वज़ीर आज़म मोदी की जापान के आला कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकात। हिंदुस्तान में कारोबार और सरमायाकारी के इम्कानात से फ़ायदा उठाने के बारे में बताया। वज़ीर आज़म जापान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं और पहली बार आज यहाँ जापान के 4 आला कारोबारी लीडरों से मुलाकात की और उन्होंने भारत में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उनको तफसीलात बताई, इम्कानात और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसके बारे में जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं। एक और ख़बर जो राष्ट्रीय सहारा की ही सुर्खी है, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में समाअत का तरीक़ाकार तय करने पर एक ख़बर अखबार ने लगाई है। अखबार ने लिखा है कि इस पर जो एतराज़ात थे उसके लिए जज जो है ज़िला जज वहाँ वाराणसी के, उनके यहाँ समाअत चल रही है। आज फ़ैसले का इम्कान है। और आगे बढ़ते हैं। एक और ख़बर राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है, RBI के गवर्नर कॉरपोरेट में एक और इजाफे का उन्होंने RBI के गवर्नर ने इशारा दिया है। उन्होंने कहा है कि बढ़ती हुई अफरात ज़र के लिए जून के अवाइल में मालियाती जायज़ा पॉलिसी में एक और इजाफ़ा देखा गया है और इस वजह से उन्होंने कहा है कि एक NBC TV को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि पॉलिसी जाती शरह में इजाफे का जो है आइंदा माह इम्कान है। आगे बढ़ते हैं। एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं जो रोज़नामा सहाफ़त की सफ़े अव्वल की सुर्खी है, वज़ीर आज़म के जापान दौरे से मुतालिक है। गुज़िश्ता 8 वर्षों में जमहूरियत को मजबूत किया है। हिंदुस्तान और जापान कुदरती शराकतदार हैं और जापानी सरमायाकारी ने हिंदुस्तान के तरक्की के सफ़र में अहम किरदार अदा किया है। टोक्यो के अपने 2 रोज़ा दौरे के पहले दिन हिंदुस्तानी बिरादरी से वज़ीर आज़म ने खिताब किया और उस दौरान वज़ीर आज़म ने ये बातें कही जिसको अखबार ने अपनी सुर्खी बनाई है। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा हमारा समाज की अगर अहम सुर्खियों की बात करें तो सफ़े अव्वल की सुर्खी है, सेहत व तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह पर रखते हुए हज 2022 का हो रहा है इनेकाद। हज बैतुल्लाह के लिए तैनात होने वाले सरकारी एहलकारों के 2 रोज़ा तरबियती के प्रोग्राम का मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर नकवी ने कहा कि मोदी सरकार के ज़रिए हज के अमल में की गई है अहम इस्लाहात की वजह से जहाँ एक तरफ हज के अमल में शफ़ाफ़ियत आई है, वहीं दूसरी तरफ 2 साल बाद हज पर जाने वाले आज़मीन का गैर ज़रूरी माली नुकसान नहीं होगा। साथ ही हज के अमल को जो है मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज़ करने के लिए और 100% डिजिटलाइज़ करने के लिए
कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर इसी अखबार हमारा समाज की है। यूपी में तरक्की की शानदार इमारत तैयार करेगी योगी हुकूमत, ये कहना है यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल का। उन्होंने यूपी के हुकूमत के तर्ज़ अमल की तारीफ़ करते हुए कहा है कि आइंदा 5 सालों में रियासत मुल्क का अव्वल सूबा बनाने के लिए सरमायाकारी को बढ़ावा देने और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की समत में रियासत आगे बढ़ रही है। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा, और आइए अब खेल की खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। IPL का 15वां एडिशन अब अपने अख्ताम पर है। मौजूदा सीज़न के पहले क्वालिफायर में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। हार्दिक पांड्या की क़यादत में गुजरात ने T20 लीग के पहले सीज़न में कमाल का मुजाहरा किया है। गुजरात ने 14 में से 10 मुकाबले जीते और 20 पॉइंट के साथ टॉप पर रही। वहीं संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम का मुजाहरा भी अच्छा रहा है। रॉयल्स ने 9 मुकाबले जीते। आपस में खेले गए मुकाबले की अगर बात करें तो लीग राउंड में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला एक बार हुआ। इस मैच में हार्दिक पांड्या ने शानदार मुजाहरा करते हुए टीम को जीत दिला दी थी। वहीं आखिरी मैच की बात करें तो गुजरात को सिर्फ 2 में जीत मिली है, तो राजस्थान की टीम भी सिर्फ 2 ही मैच जीत सकी है, यानी दोनों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने की उम्मीद है। जीतने वाली टीम रास्त तौर पर फाइनल में दाखिल हो जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 की फातह से मैच खेलना होगा। भारत और पाकिस्तान के दरमियान खेले गए मर्दों के एशिया कप टूर्नामेंट का पहला मैच 1-1 की बराबरी पर ख़त्म हुआ। पीर को खेले गए इस दिलचस्प मुकाबले में भारत ने जल्द ही सबकत बना ली थी। भारत के लिए पहला मैच खेल रहे थे कार्थी सेल्वम ने 90 मिनट में गोल करके भारत को 1-0 की सबकत दिलाई। मुकाबले में आखिरी वक्त तक भारतीय टीम 1-0 से आगे चल रही थी और जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने 59वें मिनट में बराबरी का गोल करके स्कोर 1-1 कर दिया। अब मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला आज पूल ए के दूसरे मैच में जापान से होगा। और आखिर में आइए मुल्क के मौसम के मिजाज पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। मौसम की मालूमात के साथ ही नाज़रीन उर्दू खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब। काम छोटा हो या बड़ा, उसे जारी रखने और खत्म